गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास 7 अध्ययन कर रहे थे अपन भाषा विचार, जो टॉपिक चल रहा था अपना, उसमें अपन भाषा के विभिन्न रूप देख रहे थे। मानक रूप देखा था, लक्षण देखे थे कि मानक भाषा अपन किसे कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, हम कैसे पहचान करते हैं कि यहाँ मानक भाषा है। आज अपन देखेंगे बोली। बोली बोली किसे कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। जिस क्षेत्र विशेष में लोग रह रहे हैं ना, उस क्षेत्र विशेष के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। यह भाषा का छोटा एवं सीमित रूप होता है। कोई भी बोली विकसित होकर साहित्य की भाषा बनने जाती है। फिर ये बोली जब विकसित हो जाती है, सबसे पहले तो अपन ने देख लिया कि भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। और इसका क्षेत्र जो है वो छोटा होता है, सीमित होता है। और ये भाषा का सबसे छोटा एवं सीमित रूप होता है, क्योंकि बहुत छोटा रूप होता है। और जब यह बोली विकसित हो जाती है, इसमें और अधिक विकास होता है और अधिक नए शब्दों का निर्माण होता है, तो फिर ये क्या बन जाती है? साहित्य की भाषा बनने जाती है। अब देखो, हिंदी की अनेक बोलियां या उपभाषाएं हैं। हिंदी में बहुत सी अनेक बोलियां हैं, वह उपभाषाएं हैं, जिनमें सबसे पहले देखेंगे हम अवधी की। अवधी लोगों द्वारा, अवध विशेष के लोगों द्वारा जो बोली जाती है वो भाषा अवधी। ब्रज भाषा ब्रजवासियों के द्वारा, गोकुल में जो रह रहे हैं उनके द्वारा जो भाषा बोली गई है, जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, धीरे धीरे उस भाषा में विकास हुआ। तो ये किसका रूप हुआ? किसका रूप धारण कर लिया इसने? ये साहित्य की भाषा बन गई। फिर है जैसे कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, भोजपुरी, स्थान विशेष से संबंधित है। राजस्थान के लोगों द्वारा जो बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, मगही, कुमाऊनी आदि प्रमुख है। और भी बहुत सी बोलियां हैं, पर ये मुख्य रूप से प्रमुख है कि ये बोलियां जैसे जैसे इनमें विकास हुआ, ये साहित्यिक भाषा बने गई है। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च साहित्य की रचना भी हुई है। इन भाषाओं में, इन बोलियों में कुछ साहित्य भी रचे गए हैं। ऐसी बोलियों में ब्रज भाषा में साहित्य रचा गया है। अवधी भाषा में तो अपने तुलसीदास कवि लिखते हैं। ब्रज भाषा में सूरदास ने लिखा है। किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ये प्रमुख हो गई है। इन बोलियों ने साहित्यिक रूप ले लिया है कि कवियों ने भी साहित्य इस पर लिख दिया है। जैसे अवधी में कवि तुलसीदास ने भगवान श्री राम के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, अपना काव्य का विषय बनाया है। ब्रज भाषा में सूरदास जी ने लिखा है। बोलियां हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। जो हिंदी भाषा है ना, उसकी जड़ें और अधिक मजबूत बनती है। कब बनती है? जब बोलियों का विकास होता है। अब देखेंगे, ये तो हो गया अपना बोली। अब देखेंगे अपन लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लिखना। लिखने को अपन क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ध्वनि अपन जो बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करेंगे उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और अपनी हिंदी भाषा को लिखने हेतु किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अर्थात यदि हमसे पूछा जाता है कि अपन जो हिंदी भाषा है हमारी, वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखेंगे, देवनागरी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त, विश्व में जितनी भी लिपियां प्रयुक्त होती है, प्रयोग की जाती है, उनमें सर्वश्रेष्ठ लिपि है। और देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? गुजरात के नरेश जय भट्ट ने
जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है कि सबसे पहले इसका यदि हम विकास के बारे में अध्ययन करें कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, कहाँ पर इसके प्रमाण हमें मिलते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो कहाँ पर मिलते हैं, गुजरात के नरेश जय भट्ट ने जो शिलालेख है जिसका उसके उस शिलालेख में हमें इसके प्रयोग का प्रमाण मिलता है। अब है अपना व्याकरण। बोली हो गई, लिपि हो गई, अब है व्याकरण। अब व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी में व्याकरण आप सब पढ़ते हैं, पर कहते किसे हैं? व्याकरण वह शास्त्र जो भाषा में शुद्ध प्रयोग सिखाता है। व्याकरण के माध्यम से अपन क्या सीखते हैं? शुद्ध प्रयोग सीखते हैं कि कैसे, कहाँ कौन सी मात्रा की मिस्टेक हुई है हमसे, और शुद्ध रूप क्या है, भाषा का शुद्ध रूप क्या है, यहाँ पर कौन से चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, ये सब हम किसके द्वारा सीखते हैं? व्याकरण के द्वारा ही सीखते हैं। व्याकरण की जो शुद्ध प्रयोग हमें सिखाता है वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा शुद्ध रूप से व्यवहार में नहीं लाई जा सकती है। यदि हम व्याकरण का प्रयोग नहीं करके किसी भाषा को व्यवहार में लाएं तो उसका वो शुद्ध रूप नहीं होता है। क्रम भी हम व्याकरण के अनुसार ही लगाते हैं कि कौन सा वाक्य किस क्रम पर आना चाहिए। शुद्धि पढ़ते हैं ना अपन, तो ये शब्द किसके द्वारा, किससे पहचान कर सकते हैं हम? यदि हमें व्याकरणिक ज्ञान है तभी हम भाषा का शुद्ध और अशुद्ध रूप जान सकते हैं कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। अब देखेंगे व्याकरण के 4 अंग होते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार। आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। किसी भी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद छात्रों।